डियर स्टूडेंट, आज जो है अपन जो डिस्कस करेंगे इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। हम जो टॉपिक जो अभी ले रहे हैं अपन ने यूनिट लिए थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंतर्गत हमने पहले थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। अब आज जो मेन टॉपिक है वो हमारा है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, अब इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? इंस्टेबिलिटी मीन्स अस्थायी, वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम कभी कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स है MLN। अब इसका यहाँ हम क्या करेंगे, डिसोसिएट होगा। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की बात करते थे, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन की बात करेंगे। तो MLN काइम में डिसोसिएट होगा M + NL। KI इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, KI इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इसके लिए KI जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MLN, दैट इज इक्वल्स टू 1/K। KI इज जो रिलेशनशिप है 1/K। तो K जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और KI इज इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम जितनी ज़्यादा जो है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो क्या बता रहा है, उस कॉम्प्लेक्स की क्या बताएगा, इंस्टेबिलिटी को बताएगा। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो उस कॉम्प्लेक्स की क्या बताएगा, स्टेबिलिटी को बतलाएगा। फॉर एग्जांपल हम दो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, एक तो हमने सिल्वर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स दिया है और एक कैडमियम मेटल का हमने अमोनिया के, दोनों की अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स लिए हैं, डाई अमीन सिल्वर आयन और टेट्रा अमीन कैडमियम 2 आयन। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का डिसोसिएशन होगा। फॉर पहले डायमीन सिल्वर आयन का जो डिसोसिएशन होगा सिल्वर आयन इंटू अमोनिया आयन। इसके लिए जो KI की वैल्यू है, KI इज अगेन इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज 6.2 इंटू 10⁻⁸। तो KI को जो हम इसकी कंसंट्रेशन के रूप में लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे, तो वो है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो कैडमियम है, कैडमियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है, तो कैडमियम क्या हो रहा है, पहले डिसोसिएट हो रहा है। काय में डिसोसिएट हो रहा है कैडमियम 2+ आयन और 4NH3। इसके लिए जो KI की वैल्यू है दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁷। इसके लिए जो KI है वो होगा दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 आयन अपॉन CdNH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स का। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में हम देखें इनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं, इन कॉम्प्लेक्स का जो डिसोसिएशन हो रहा है वो काफ़ी कम हो रहा है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स का जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम हो रहा है, अर्थात ये दोनों ही क्या है, हम कहेंगे कि दोनों ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू की हम तुलना करें तो दोनों में ही हम देखते हैं कि सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ उसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁷, और नहीं, सिल्वर की वैल्यू है 6.2 इंटू 10⁻⁸, और कैडमियम की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो किसकी वैल्यू कम है, सिल्वर आयन की। तो सिल्वर आयन की वैल्यू जो है कम है तो वो क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना, इनस्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी की वैल्यू जो होगी, डिसोसिएशन कम होगा, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये एक इनस्टेबिलिटी है। तो कॉम्प्लेक्स की इनस्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को बताती है। तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स की इनस्टेबिलिटी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी को बताती है। अब इस प्रकार से इसमें कई सारे जो है
छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैंगे। फॉर एग्जांपल हम सिल्वर अमोनिया का ही कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, यहाँ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ठीक है, सिल्वर के साथ। तो इनके लिए जो स्टेप वाइज अगेन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स का जो है, तो यहाँ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं सिल्वर आयन के साथ, तो K1 और K2 होंगे, ठीक है। तो पहले जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 7.7 इंटू 10⁻³ और 2.1 इंटू 10⁻3। अब इसके लिए हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर आयन और अमोनिया का, क्या बन रहा है, सिल्वर अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्टेप वाइज पहला एक अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, तो सिल्वर जो उसके लिए K1 की वैल्यू है दैट इज़ 7.7 इंटू 10⁻3। अब दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, उसके लिए K2 की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻3। अब बीटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। पहले हमको, जैसे कि हमें पहले ज्ञात है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻7। अब इसको ये लॉग के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, मतलब ईजी करने के लिए, या कैलकुलेशन बहुत टीडियस होती है, इसको ईजी बनाने के लिए, ईजी फॉर्म सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से इस पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि हमें कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। तो इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक ये भी कि व्हाट इज इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। अब इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट विथ फ्री एनर्जी चेंज। रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट विथ फ्री एनर्जी चेंज। अब ये हमको, जैसे कि वही हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्या है, MLN, इसके लिए जो है बीटा एन, हम किसके यहाँ रिलेशनशिप, हम बीटा एन जो है, बीटा एन दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ MLN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। हाँ, यह जो बीटा एन है ये कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बतला रहा है, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या है, फ्री एनर्जी चेंज को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो द फॉर्मेशन कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो किसी भी प्रोसेस के लिए फ्री एनर्जी चेंज को हम एक इक्वेशन से बता सकते हैं। तो वो इक्वेशन है दैट इज़ डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT log K। K इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या हम इसको कह सकते हैं -RT log बीटा। बीटा इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हम रिलेशनशिप ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का बता रहे हैं फ्री एनर्जी के साथ, ठीक है। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log बीटा एन। क्योंकि डेल्टा G0 ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। डेल्टा G0 दैट इज़ फ्री एनर्जी चेंज, जो कि वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो भी एक क्या हो जाएगी, इट इज़ द मेजर, दस द फॉर्मेशन कांस्टेंट इज़ द मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और ये हमको पता है, जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा G0 तो वो क्या है, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। ये एक रिलेशन है जो कि फ्री एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर, इनके बीच में एक रिलेशनशिप को बतलाता है। यहाँ हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 दैट इज इक्वल टू G0 की जगह हम G0 की वैल्यू लिखते हैं दैट इज़ -2.303 RT log बीटा एन, या हम इस इक्वेशन को 2.303 RT log बीटा एन हम लिखते हैं। तो डेल्टा S0 माइनस डेल्टा H0 अपॉन T। अब यदि हम जो है 2.303 RT log बीटा एन और 1/T के बीच में हम एक ग्राफ खींचें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जिसका स्लोप होगा माइनस डेल्टा H0 के मान के बराबर होगा। तो इस वाली इक्वेशन से हम यह जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, बीटा एन की वैल्यू, क्योंकि बीटा एन डायरेक्टली रिलेशन है
डेल्टा जी की वैल्यू की का जो वैल्यू है वो माइनस नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू जो है नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा एस ज़ीरो दैट इज एंट्रोपी चेंज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स के जो फॉर्मेशन के लिए जो है, अतः कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, डेल्टा एच ज़ीरो दैट इज़ एंथैल्पी का मान उतना ही ज़्यादा होगा, तो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स का जो बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ए हाई वैल्यू ऑफ delta G0 indicate the product, that is product means complex, hence the complex form will be more stable। तो ये एक रिलेशनशिप बिटवीन है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज के बीच में। तो इसके आधार पर भी हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।